झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत में छठी कक्षा में देखेंगे हिंदी की अध्याय वीर तुम बढ़े चलो। इस अध्याय का हम प्रथम भाग देखने वाले हैं। इसी प्रकार से कक्षा 7वीं में हम देखेंगे हिंदी की अध्याय चाहता हूँ। इस अध्याय का भी हम पहला भाग देखने वाले हैं। इसी प्रकार से कक्षा 8वीं में हम हिंदी की अध्याय पुष्प की अभिलाषा देखने वाले हैं। इस अध्याय का भी हम पहला भाग देखेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 9वीं की हिंदी की अध्याय हम देखने वाले हैं दो बैलों की कथा। इस अध्याय का भी हम पहला भाग देखेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 11वीं की बायोलॉजी में हम अध्याय देखेंगे जीव जगत। इस अध्याय का हम पहला तथा दूसरा भाग देखने वाले हैं और साथ ही इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है आप सभी को छठी कक्षा में आकर? आज हम छठी कक्षा की हिंदी की किताब का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वीर तुम बढ़े चलो। आज हम सबसे पहले वीर तुम बढ़े चलो कविता को पढ़ेंगे और हम उस कविता को समझेंगे कि उस कविता में क्या बताया गया है। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं ना? आप सभी अपनी हिंदी की किताब अपने सामने रख लीजिए। हम उसमें से ही कविता पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, क्या आपके मन में कभी सवाल आता है कि वीर किसे कहते हैं? वीर बहुत ही बहादुर होते हैं, जो कभी नहीं डरते और किसी से भी नहीं डरते। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि जब 26 जनवरी पर परेड होती है तो सारे सिपाही बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे आज हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक मार्चिंग सॉन्ग है, यानी प्राण्य गीत है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कविता वीर तुम बढ़े चलो। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे। तैयार हैं आप सभी? जोर से बोलिए। चलिए पढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेरे बाद आप सभी को पढ़ना है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता की पंक्ति में कवि ने बताया है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए
हम बहुत ही वीर हैं, हम बहुत ही मेहनती और साहसी हैं, बहुत ही बहादुर हैं। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी अपने देश का ध्वज गिरने नहीं देना चाहिए। ध्वज का मतलब होता है झंडा। हमें कभी भी हमारे देश के झंडे का सर नीचे नहीं करने देना चाहिए और ना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे हमारे देश का अपमान हो। हमें हमेशा एक साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। तभी कवि कहता है, बाल दल सजा रहे। बाल दल यानी बच्चों का समूह, बच्चों का ग्रुप हमेशा एक साथ रहे। इसीलिए बच्चों हमें एक साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब आगे की कविता साथ साथ पढ़ते हैं। आगे की कविता है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आओ बच्चों अब जानते हैं कि कवि ने इस पंक्ति में क्या बोला है। कवि कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे सामने शेर आ जाए, चाहे कोई सांप आ जाए या कोई भी डरावना भूत आ जाए, हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए, तभी तो हम वीर कहलाएंगे। वीर वही होता है जो किसी से भी नहीं डरता। और आप सभी वीर हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे। हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। आइए बच्चों अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। आगे कवि कहता है, मेघ गरजते रहें। पढ़िए मेरे साथ, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां कड़क उठें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों यहां पर कवि कह रहा है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम सबके जीवन का एक लक्ष्य है। आप में से बहुत सारे बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई पायलट बनना चाहेगा, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा। अगर आप सब डर जाओगे तो इतने सारे काम कैसे कर पाओगे? इसीलिए हमें कभी भी बारिश हो या कोई भी आफत आ जाए या कोई भी परेशानी आ जाए, कभी भी डरना नहीं चाहिए और बड़ी बहादुरी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए तो आप वीर कहलाएंगे। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को आज बहुत मजा आया। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। आज हमने सबसे पहले जाना कि कवि जो है वो हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए क्यों कह रहा है।
वो बार बार ये कह रहे हैं ना कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, क्यों आगे बढ़ते रहो, ये हमने जाना और कविता का अर्थ भी हमने जाना। मुझे पता है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा है और घर जाकर आप इस कविता को फिर से पढ़ना चाहोगे। तो यही करना है, आप घर जाकर ये वाली कविता पूरी पढ़कर आएंगे जो कि आपकी हिंदी की किताब में लिखी हुई है। आप सभी की हिंदी की किताब का क्या नाम है? मेरे साथ बोलिए, भाषा मंजरी। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको 7वीं कक्षा में आकर? बहुत अच्छा ना? आइए आज हम 7वीं कक्षा के एक बहुत ही मजेदार पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है चाहता हूं। आप सभी ने अपनी हिंदी की किताब तो देखी ही होगी, उसका ये पहला पाठ है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो को देखकर हम क्या क्या जान पाएंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देशभक्ति किसे कहते हैं। आप सभी ने सोचा है देशभक्ति किसे कहते हैं? अगर नहीं सोचा तो चलिए इस वीडियो को देखते हुए सोचेंगे और कविता को पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी कविता पढ़ी होंगी, तो इस वाली कविता को, जो 7वीं क्लास की कविता है, इसको कैसे पढ़ना है वो भी देखेंगे और चाहता हूं कविता का अर्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कविता के बारे में। आप सभी तैयार हैं? जोर से बोलिए। वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सभी ने सोचा है कि मैं कौन हूं? अरे मैं नहीं, आप कौन हो? अगर आप सभी एक चूहे हो तो आप क्या करना चाहोगे? आप सभी चीजों को कुतरना चाहोगे। चूहे तो यही करते हैं। अच्छा, अगर आप सभी स्टूडेंट हो यानी विद्यार्थी हो तो क्या करना चाहोगे? बिल्कुल सही, हम सब पढ़ना चाहेंगे। पर अगर आप सिपाही हुए तब आप क्या करना चाहोगे? सोचो सोचो। तब हम अपने देश के लिए लड़ना चाहेंगे, हम देशभक्त कहलाएंगे। अब ये देशभक्ति क्या होती है? दरअसल देश के लिए सब कुछ करना, देश से प्रेम करना देशभक्ति कहलाती है। जैसे कि हम मंदिर में जाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी तरह हम सिपाही बनकर देश की भक्ति करते हैं। अब ये जो कविता हम पढ़ेंगे ना, चाहता हूं, ये भी एक सिपाही की कविता है जो युद्ध पर जा रहा है और ये बता रहा है कि वो देश के लिए क्या क्या करना चाहता है। आप सभी जानना चाहते हो कि सिपाही क्या क्या करना चाहता है? जोर से बोलो एक बार। बिल्कुल सही। तो आइए शुरू करते हैं। कविता है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आइए पहले हम इन दो लाइन का अर्थ जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की कविता पढ़ेंगे। समर्पित का मतलब होता है सौंपना यानी देना, और तन का मतलब होता है शरीर। पर्यायवाची शब्द आप सबने पढ़े हैं ना, बहुत सारे शब्दों के एक ही मतलब होते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहां पर तन का अर्थ शरीर है, मतलब तन जो है वो शरीर का पर्यायवाची शब्द है। जो सिपाही है वो ये कहता है कि मैं अपना तन और मन यानी शरीर और मन और ये जीवन सौंपना चाहता हूं। किसको सौंपना चाहता हूं? देश की धरती को। और उसे ये भी बहुत कम लग रहा है। अब क्यों कम लग रहा है ये आगे पता चलेगा। आगे कवि कहता है, मां तुम्हारा ऋण बहुत मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन।
अब माँ कौन है? माँ मतलब भारत माता। तो जो माँ का ऋण, ऋण का मतलब होता है उधार, तो जो भारत माता का उधार है ना, वो सिपाही पर बहुत ज्यादा है। कैसे है? कौन सा उधार है? भारत माँ ने क्या सिपाही को पैसे दिए बहुत सारे? नहीं, ये जो हमें स्वच्छ हवा मिलती है, ये जो स्नेह मिलता है, और इतने सुंदर सुंदर अनाज हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, वायु है, ये सारी चीजें क्या हैं? हमें भारत माँ से ही तो मिली हैं। और इसीलिए जो सिपाही है वो कह रहा है कि मुझ पर ये उधार है। अकिंचन का मतलब होता है गरीब, और सिपाही तो बहुत गरीब है, उधार बहुत बड़ा है। पर फिर भी जो सिपाही है वो कह रहा है कि मैं ये विनती कर रहा हूं कि मैं अपना सब कुछ आपको सौंपना चाहता हूं। यानी सिपाही क्या करना चाहता है? अपना सब कुछ भारत माँ को सौंपना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है सिपाही। सिपाही कहता है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, दया कर स्वीकार लेना यह समर्पण। अब थाल तो होती है बड़ी सी थाली, अब भाल क्या होता है? भाल का मतलब होता है सिर, सिर मस्तक जिस पर हम तिलक लगाते हैं ना, वो। तो सिपाही कह रहा है कि जब भी मैं अपना सिर थाली में सजा कर लाऊं तो उसे स्वीकार कर लेना, यानी मेरे प्राण भी देश के लिए मैं दे सकता हूं। और जब मैं ऐसा करूं तो हे भारत माता उसे स्वीकार कर लेना। यही इस लाइन का मतलब है। आइए अब हम आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सिपाही कहता है, मान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तो मान का मतलब होता है सम्मान, अर्पित का मतलब होता है सौंपना, प्राण का अर्थ होता है जान। तो सिपाही कह रहे हैं कि मैं अपना सम्मान भी आपको सौंप देता हूं, अपने प्राण भी आपको सौंप देता हूं। रक्त का मतलब होता है खून। सिपाही कह रहा है कि मैं अपना सम्मान, प्राण और रक्त का एक एक कण, यानी जो खून का एक एक कतरा है, वो अपने देश के लिए बहा सकता हूं, सौंप सकता हूं देश को। यहां पर देखिए सिपाही कितना बहादुर है। हम सबको अपनी जान का खतरा रहता है, पर वो अपनी जान भी देश के लिए त्याग देगा। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं सुंदर से। आपको भी मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है? चलिए आप सभी अपनी किताब खोल लीजिए और ये वाली कविता निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। आइए अब अगली लाइन पढ़ते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित प्राण अर्पित,
रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। आइए बच्चों, देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने जाना कि देशभक्ति क्या होती है, और साथ ही हमने यह भी जान लिया कि चाहता हूं कविता का मतलब क्या है। तो देखा बच्चों, कितना मजा आया। कल आप इस कविता को पूरा पढ़कर आइएगा, फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और पूरी कविता को समझेंगे। आपकी किताब का नाम है, बोलिए मेरे साथ, भाषा मंजरी। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कक्षा 8 में आके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बच्चों, कक्षा 8 में अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत आगे जाना है और बहुत सारी पढ़ाई करनी है, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। चलिए आपकी कक्षा 8 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी की पहली कविता पढ़ते हैं, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस कविता का प्रसंग देखेंगे और इस कविता की व्याख्या करेंगे कि ये कविता हमसे क्या कहना चाहती है, जो कवि है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, क्या आप सभी को पता है कि इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कविता पुष्प की अभिलाषा का प्रसंग देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता जो है, जो आपके सामने यह कविता दी गई है, पुष्प की अभिलाषा, यह युगचरण नामक काव्य ग्रंथ से उद्धृत है। युगचरण नामक एक काव्य ग्रंथ है, उसी से ये कविता ली गई है। और इस कविता से क्या पता चलेगा? इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरह पुष्प जो है वो माली से संवाद कर रहा है, माली से बातें कर रहा है। और पुष्प की अभिलाषा का मतलब है, अब यहां देखिएगा बच्चों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है फूल और अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होता है इच्छा। तो पुष्प की अभिलाषा का मतलब हो गया फूलों की इच्छा। याद रखिएगा ये दोस्तों, आपको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि पुष्प की अभिलाषा का मतलब क्या है, या फिर पुष्प का पर्यायवाची शब्द लिखिए और अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार काव्य पाठ करके देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। आइए एक बार इनके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सुरबाला का मतलब होता है देव कन्या या फिर अप्सरा। गूंठा का मतलब होता है बांधा, और बिंद का मतलब भी होता है बांधा हुआ। तो इन पंक्तियों का मतलब क्या बनता है? तो इन पंक्तियों में फूल अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो फूलों की क्या इच्छा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के
गहनों में गूंथा जाऊं। मतलब कि फूल नहीं चाहता कि वो अप्सराओं के श्रृंगार बने, वो अप्सराओं का श्रृंगार नहीं बनना चाहता। और क्या नहीं चाहता है फूल, और क्या इच्छा है फूल की, कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी कि फूल जो है वो प्रेमियों के लिए माला भी नहीं बनना चाहते हैं। तो वही लिखा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी कि प्रेमी माला में गुंथ कर मैं प्यारी को ललचाऊं, ये चाह भी नहीं रखती है फूल। आशा करता हूं इन 4 लाइन का मतलब आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक बार यह नजर डालते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने प्रस्तुत काव्यांश का भाव देखा और आप सभी को अब पता चल गया होगा दोस्तों कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव क्या है और फूल कहां कहां नहीं रहना चाहते। पहली 4 पंक्ति का जो अर्थ अभी हमने जाना है उससे आपको यह पता चल गया होगा कि फूल कहां कहां नहीं रहना चाहते। अब बच्चों घर जाके आप लोग इन सवालों के जवाब जरूर लिखिएगा और अपनी किताब भाषा मंजरी भाग 3 की पहली कविता जो है, जो पेज नंबर 1 पे है, पृष्ठ संख्या 1 पर है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए एक नजर डालते हैं अगली वीडियो में हम शेष कविता के बारे में जानेंगे। तो कृपया घर से शेष कविता पढ़कर आए। यह पुस्तक भाषा मंजरी भाग 3 में है। आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत मजा आया होगा ये कविता पढ़ के। आगे हम लोग इस कविता के आगे की पंक्तियों के मतलब भी जानेंगे तो आपको और भी मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 2 बैलों की कथा। ये इस पाठ का पहला वीडियो है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का जीवन कैसा था, उनकी रचना शैली कैसी थी और उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। साथ ही आज हम 2 बैलों की कथा नामक कहानी का प्रसंग जानेंगे, यानी उस कहानी से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे, यानी उस कहानी के टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। स्क्रीन पर जो चित्र आप सभी देख सकते हैं वो चित्र है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद का। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत का उपन्यास सम्राट कहकर भी पुकारा जाता है। इनकी कहानी में मानवतावादी और समाज सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण इन्हें मानवतावादी और सच्चा समाज सुधारवादी भी कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियां और 11 हिंदी उपन्यास तथा 13 उर्दू उपन्यास लिखे। कला की शुरुआत उर्दू साहित्य से की थी। बाद में इन्होंने हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखा, उर्दू में यह नवाब राय नाम से लिखा करते थे। इनका मूल नाम धनपत राय है। इनकी कहानी में ग्रामीण जीवन, निम्न और मध्य वर्गीय जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उर्दू युक्त भाषा का प्रयोग किया है। जब हम इनकी कहानी 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यह प्रभाव देखेंगे। साथ ही साथ इनकी कहानी इतनी स्वाभाविक है, यानी इतनी कॉमन लगती है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है हम उस दृश्य को जी रहे हैं। इनकी कहानियों में विचार के साथ साथ भावों की भी प्रधानता होती है। आइए अब हम इनके द्वारा रचित कहानी 2 बैलों की कथा का प्रसंग जानते हैं।
दो बैलों की कथा नामक कहानी पशु भाव की प्रधानता लिए हुए है। प्रेमचंद से पहले ऐसी बहुत सी कहानियां लिखी गई जिसका केंद्र बिंदु कोई राजा, कोई परी, कोई दिव्य आत्मा, कोई देवता या ऋषि मुनि हुआ करते थे। किंतु प्रेमचंद के काल में प्रेमचंद ने पशु पक्षियों और सामान्य किसान को भी अपनी कहानी का नेता बनाकर प्रस्तुत किया। यह इनकी कहानियों की विशेषता है। प्रस्तुत कहानी भी इसी का एक अच्छा उदाहरण है। इनकी कहानियों में तत्कालीन देश की स्थिति का वर्णन होता है, यानी उस समय का समाज कैसा था इसके बारे में जानकारी मिलती है। इनकी कहानी में स्वाधीनता आंदोलन के दर्शन भी होते हैं। कैसे? आइए इन सब तथ्यों की पुष्टि के लिए पढ़ते हैं प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। घबराइए मत, स्क्रीन पर दिखाया गया चित्र एक गधे का ही है, किंतु यह पाठ तो बैल पर आधारित है। इसीलिए आपके मन में शायद यह प्रश्न उठा। प्रेमचंद ने अपनी कहानी की शुरुआत में एक गधे का वर्णन किया है। कहता है कि गधा, जिसे हम मूर्ख समझते हैं और लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसे गधा कह देते हैं, किंतु इसमें गधे का क्या दोष कि वह बहुत सीधा है। यहां पर प्रेमचंद ने गधे की चारित्रिक विशेषताओं को उभारा है। उन्होंने कहा है कि जो गधा है वह संत प्रवृत्ति का होता है, यानी उसे ना तो क्रोध आता है और ना ही वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं से इतना प्रभावित ही होता है, वह अपनी धुन में मग्न होता है। प्रेमचंद कहते हैं कि हम सभी उस गधे का अनादर कर रहे हैं कि हम उसे गधा कह रहे हैं। यहां पर प्रेमचंद ने व्यंग किया है। ये कैसा व्यंग है? इस व्यंग में प्रेमचंद ने बताया है कि जो लोग भारतीयों को गधा समझते हैं, दरअसल भारतीय जो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, विदेशियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों पर कभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, इसे उनकी मूर्खता नहीं समझी जानी चाहिए, ये उनकी संत प्रवृत्ति है। वे उदाहरण देकर कहते हैं कि भारत को भी आज लगभग ऐसा ही समझा जाता है, इसीलिए तो अफ्रीका में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और अमेरिका में उन्हें घुसने की आजादी तक नहीं है। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, यहां पर यह कहानी उस समय की है जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। इस समय में भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। आइए अब हम आगे की कहानी जानते हैं। प्रेमचंद अब बैलों का प्रयोग करके कहानी प्रारंभ करते हैं। यहां पर वो बताते हैं कि जो बैल हैं वो ना तो गधे जितने सीधे हैं और ना ही सांड जितने अड़ियल। हाँ, कभी कभी क्रोध तो आ जाता है और अब भारतीय गधे से बैल बन गए हैं। और आप इस कहानी को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको यह कहानी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन आप अपनी इतिहास की कक्षाओं में कर चुके होंगे। इसी आशा के साथ आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि झूरी नाम के व्यक्ति के दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों ही पछाई जाति के बहुत ही हष्ट पुष्ट बैल थे। गांव में इनके जैसा बैल किसी और का ना था। ये बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सुंदर बैल थे। झूरी और हीरा मोती आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। जहां ये बैल अपने मालिक से प्रेम करते थे, वहीं इनका आपस में भी बहुत गहरा संबंध था। दोनों बैल आपस में एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे। हीरा और मोती की मित्रता प्रसिद्ध थी। दोनों में बहुत ही भाईचारा था और ये एक दूसरे से अपना प्रेम चाट और सूंघ कर प्रकट किया करते थे। ये एक दूसरे को सींग लगाकर खेला करते थे, जैसा पशु सामान्य तौर पर करते हैं। और जब इन दोनों को एक साथ एक हल में जोता जाता तो दूसरे की हमेशा यह कोशिश रहती कि वह सबसे अधिक भार उठाए। इससे हमें दोनों की मित्रता का पता चलता है। एक बार की बात है कि झूरी की पत्नी
का एक भाई था जिसका नाम था गया, जिसको बैल की जरूरत थी। इसीलिए गया ने झूरी के बैल उधार ले लिए। जब बैल गया के घर जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। वह गया के साथ उसके घर जाने में कोई रुचि नहीं रखते थे, इसीलिए रास्ते भर उसको तंग करते रहे। इसके लिए उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया गया। जब वे गया के घर पहुंचे तो उन्हें रस्सी में बांधकर रख दिया गया। खाने को कुछ विशेष इंतजाम नहीं किया गया, जैसा झूरी उनके लिए क्या करता था। दोनों बैल दुखी रहने लगे। इस पर दोनों ने योजना बनाई कि वह रात के अंधेरे में वहां से भाग जाएंगे, और उन्होंने ऐसा किया ही। उन्होंने रस्सी को अपने मुंह से चबाया और चबाकर भागकर वापस झूरी के घर आ गए। इस पर पूरे गांव ने स्वागत किया हीरा और मोती का। इतने कर्तव्य परायण और स्वामी भक्त थे हीरा और मोती। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेमचंद कौन थे, साथ ही गधे के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रेमचंद ने इसका वर्णन किया, और हीरा और मोती में कैसी मित्रता थी, इसके बारे में भी प्रेमचंद ने बताया। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आएं, और जो कुछ आज हमने पढ़ा है इसे भी घर जाकर पढ़ना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। इस वीडियो में दोस्तों हम जीव जगत का परिचय, जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जीव जगत का परिचय समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारी यह दुनिया में कितने सारे जीव पाए जाते हैं और इनके वास स्थान भी भिन्न होते हैं, जैसे कि समुद्र में रहने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, ठंडी जगहों पर रहने वाले जीव, रेगिस्तान में रहने वाले जीव आदि। अब दोस्तों, अगर हम जीवन को परिभाषित करें तो हम जीवन की विशेषताओं को देखते हैं। तो आइए अब जीवन की विशेषताओं को समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली विशेषता आती है उसे हम कहते हैं वृद्धि। दोस्तों, सभी जीव जैसे कि यह पौधा वृद्धि करते हैं, ये अपने भार तथा संख्या को बढ़ाते हैं, जो कि जीवन की विशेषता है। अगली विशेषता है जनन। अब इसको समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, जीवित जीव जनन कर अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में होता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है। अगली विशेषता है उपापचयन। अब दोस्तों, सारे के सारे जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन उपापचयी प्रक्रियाओं से जैव अणुओं में बदलते हैं और जीवन को संभव कर पाते हैं, जैसे कि कैटाबॉलिज्म में जटिल अणु सरल अणुओं में बदलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एनाबॉलिज्म में सरल अणु ऊर्जा की मदद से जटिल अणुओं में बदल जाते हैं। अब दोस्तों, अगली विशेषता है चेतना। दोस्तों, सारे जीव अपने आसपास के पर्यावरण और दूसरे जीवों पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीवन की विशेषता है। अब दोस्तों, अगली विशेषता है कोशिकीय संगठन। सारे जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कोशिकाएं बाद में ऊतक, अंग और अंग प्रणाली बनाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जैव विविधता को समझते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवित जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता है। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की विशाल श्रृंखला की नींव बनाती है, जो गंभीर रूप से
मानव कल्याण में योगदान देती है। दोस्तों, सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अलग अलग प्रकार के जीव जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो ही जैव विविधता बनाते हैं। ये जीव दोनों जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले होते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे नाम पद्धति। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जरा यहाँ इस जीव को देखिए। दोस्तों, क्या नाम है इसका? हाँ दोस्तों, यह एक बिल्ली है। मगर दोस्तों, अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो इसको बिल्ली वहां थोड़ी ना बुलाते होंगे। जैसे कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों जैसे कि अमेरिका में इसे कैट बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जीवों के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, वह बदलते रहते हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति के बारे में सोचा ताकि पूरे विश्व में कोई एक इसका मानक नाम हो। जैसे कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है वह है फेलिस कैटस। आइए अब इसको थोड़ा और समझते हैं। नाम पद्धति का एक प्रकार है द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति में प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसे कैरोलोस लिनियस ने सुझाया था। बोटैनिकल नाम यानी कि पेड़ पौधों के नाम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के नियमों पर आधारित है। और जूलॉजिकल नाम जिसमें कि प्राणियों के नाम आते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN पर आधारित है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और द्विपद नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों को समझते हैं। यह नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इन्हें कॉपी पर लिख सकते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों के अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर में होना चाहिए। लेखक का नाम संक्षिप्त रूप में जैविक नाम के अंत में प्रकट होता है। दोस्तों, यह सारे नियम आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। आइए इन नियमों को एक उदाहरण से समझते हैं। इस द्विपद नाम को देखिए, मैंगीफेरा इंडिका। यह आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है। पहला वंश नाम है जो कि बड़े अक्षर से शुरू होता है और दूसरा जाति संकेत पद है जो कि छोटे अक्षर आई से शुरू हो रहा है। और दोस्तों, हाथ से लिखते वक्त इन दोनों घटकों को रेखांकित करना जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीवन की अलग अलग विशेषताओं को समझा, हमने जैव विविधता के बारे में बात करी और हमने नाम पद्धति को भी जाना जिसमें कि हमने वैज्ञानिक नाम कैसे लिखते हैं और उसके सार्वभौमिक नियम क्या है उन पर हमने चर्चा करी। दोस्तों, आज हमने आपके NCERT किताब के ये 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से पढ़कर आइएगा, किताब से पढ़कर आइएगा। और अगली वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकी को समझेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी कि इस दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन्हीं जीवों को हम अलग अलग वर्गों यानी कि टैक्सा में रखते हैं ताकि इनका अध्ययन अच्छे से हो पाए। आइए अब हम वर्गीकी के आधार को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं विशेषीकरण। इसमें हम जीवों की विशेषताएं यानी कि उनके फीचर्स को जानते हैं। दूसरा है पहचानना। अब जब जीवों का वर्णन सही तरह से किया हो तो हम उनको पहचान सकते हैं और उनको हम वर्ग में डाल सकते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। इसमें जीवों को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको वर्गों में रखते हैं जिससे कि उनका अध्ययन और आसानी से हम कर सकें। चौथा है नाम पद्धति। इसमें जीवों का एक मानक नाम रखा जाता है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि पूरे विश्व में एक समान होगा जैसे कि होमो सेपियंस मानवों का वैज्ञानिक नाम है। आइए दोस्तों अब हम सिस्टमैटिक्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति तथा विकासवादी अध्ययन भी आता है। दोस्तों, वर्गीकी और सिस्टमैटिक्स में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें हम एक और प्रक्रिया जोड़ देते हैं जो कि है विकासवादी अध्ययन, जिससे कि हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमा नेचर लीनियस द्वारा लिखी पुस्तक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसमें वर्गीकी का व्याख्यान किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्ग को। अब दोस्तों, वर्गीकरण की सारी प्रक्रिया होने के बाद हम जीवों को वर्गीकी संवर्ग में रख देते हैं। इसमें 7 वर्गक यानी कि टैक्सॉन आते हैं। आइए अब इनको समझते हैं। जो इसमें सबसे पहला है उसे हम कहते हैं स्पीशीज। दूसरा है वंश। तीसरा है कुल। चौथा है गण। पांचवा है वर्ग। छठा है संघ और सातवां है जगत। अब दोस्तों, स्पीशीज में वो जीव आते हैं जिनमें मौलिक समानांताएं होती है और ऐसे ही वंश में संबंधित स्पीशीज आती है, कुल में संबंधित वंश आते हैं और इसी प्रकार से यह जगत तक जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे वर्गीकी सहायता साधन को। इसके 5 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम। दूसरा है वनस्पति उद्यान। तीसरा है संग्रहालय। चौथा है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर और पांचवा है कुंजी अथवा चाबी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हर्बेरियम को समझते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इस पर एक लेबल भी लगा होता है जिस पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। दोस्तों, जरा यहां देखिए, हर्बेरियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वनस्पति उद्यान को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो आइए इसको अब जान लेते हैं। यह जीवित पौधों का संग्रहण होता है
और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति यानी कि वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है। अब दोस्तों हम वनस्पति उद्यान के कुछ उदाहरणों को समझेंगे। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है और नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो आपको यह सारे उदाहरण याद रखने हैं। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, यह क्यू बोटेनिकल गार्डन की है जो कि इंग्लैंड में है और यह भारतीय वनस्पति उद्यान की तस्वीर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संग्रहालय को समझते हैं। दोस्तों आपने अपने विद्यालय तथा कॉलेजों में ऐसे संग्रहालय को तो देखा ही होगा। इसमें पौधे एवं प्राणियों को अध्ययन के लिए परिरक्षित किया जाता है। जीवों को परिरक्षित खोल में डालकर जारों में रखा जाता है जिससे वे खराब नहीं होते। आइए अब अगले वर्ग की सहायता साधन की तरफ चलते हैं जो कि है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। दोस्तों आप कभी ना कभी चिड़ियाघर तो गए ही होंगे। चिड़ियाघर में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुंजी अथवा चाबी को। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों यानी कि युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर है। यहां पर दोस्तों जीव जगत अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सिस्टमैटिक्स को समझा, हमने वर्गीकी संवर्ग के बारे में जाना जिसमें कि हमने इसके 7 टैक्सॉन यानी कि वर्गों के बारे में चर्चा करी और हमने वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में भी जाना जिसमें कि हमने हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, कुंजी और संग्रहालय के बारे में चर्चा करी। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह सारे टॉपिक आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के कवर कर लिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू
नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजी साथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने छठी कक्षा में हिंदी की अध्याय वीर तुम बढ़े चलो पढ़ा है। इसी प्रकार से 7वीं कक्षा में हमने हिंदी की अध्याय चाहता हूँ पढ़ा है। इसी तरह 8वीं कक्षा में हमने हिंदी की अध्याय पुष्प की अभिलाषा पढ़ा है। इसी प्रकार से 9वीं कक्षा में हमने हिंदी की अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ा है। इसी प्रकार से 11वीं कक्षा में हमने बायोलॉजी की अध्याय जीव जगत पढ़ा है। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम छठी कक्षा में पढ़ेंगे द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल। इसी तरह से 7वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे अटिला। इसी तरह से 8वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स। इसी प्रकार से 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे द लॉस्ट चाइल्ड। और इसी प्रकार से हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक जरूरी सूचना, अभी जो आपने वीडियो को देखा है इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी साथ इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।